प्रधानमंत्री मोदी के उस धुआंधार भाषण का एक विश्लेषण करेंगे जिसमें विपक्ष के खिलाफ आज उन्होंने बहुत आग उगली है और इसमें आपको शब्दों के अंगारे भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने आज 44 मिनट लंबा भाषण दिया है अब से थोड़ी देर पहले, और यह राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनका पहला भाषण है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर हमले बहुत बड़े बड़े किए हैं। पहली बात उन्होंने जो आज कही है वो ये कि आज कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार बचाओ अभियान चला रहे हैं और इसके लिए वो अदालतों के फैसलों पर सवाल उठाने से भी चूकते नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि बीजेपी उन पार्टियों की तरह नहीं है जो ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बनी हो, ये धरातल पर बनी पार्टी है। तीसरी बात, उन्होंने बीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक राजनीतिक व्यवस्था बताया है। और चौथी बात उन्होंने कही कि कुछ राजनीतिक दल ये नारा लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, और ये दल उनकी कब्र खोदना भी चाहते हैं और उन्हें जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन मोदी को लोगों के विश्वास ने अब तक बनाया है और बचाकर भी रखा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बता दिया कि उनमें और बाकी नेताओं में क्या अंतर है। वो प्रधानमंत्री तो हैं, इतने बड़े नेता तो हैं, लेकिन आज भी एक कार्यकर्ता की तरह रहते हैं और एक कार्यकर्ता की तरह ही उतनी ही मेहनत करते हैं जो कि एक कार्यकर्ता करता है। षड्यंत्र भी उनके खिलाफ होते रहते हैं और वो क्यों नहीं थकते हैं उसका फॉर्मूला भी उन्होंने बताया है। तो एक तरीके से आज ये जो मौका था आज शाम का, उसे प्रधानमंत्री ने ऐसे समझिए कि एक फुल टॉस बॉल की तरह लिया और उस बॉल को उन्होंने मैदान से पार उस पर छक्का मार दिया। और आज इस मौके पर उन्होंने जो भाषण दिया है वो असल में राहुल गांधी के लिए एक संदेश है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक संदेश है, विरोधी दलों के लिए जो एक साथ एकजुट हो रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले पर, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो इकट्ठा हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, उनके लिए उनका ये एक साफ साफ संदेश आज का था। इसलिए आप कह सकते हैं कि अब तक का हाल के दिनों का सबसे धुआंधार और आग उगलने वाला भाषण उनका ये था। और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो तो इस भाषण को सुन ही रहे होंगे, लेकिन आज का उनका ये भाषण उनके विरोधी भी बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। इस समय भी हो सकता है सुन रहे होंगे। उनके जो विरोधी दल के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने भी आज उनका ये भाषण एक बार नहीं बल्कि कई कई बार सुना होगा। राहुल गांधी अब अपने सरकारी बंगले को खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखा उसमें कि उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए जो नोटिस भेजा गया है उसमें नियमों के तहत बंगला खाली करने की जो समय सीमा बताई गई है वो उस आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे। और उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा कि क्योंकि वो 2004 से ही इस बंगले में रह रहे हैं, इसलिए इस जगह से उनकी बहुत सारी मधुर यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो सारे नियम मानते हुए इस बंगले को तय समय के अंदर खाली कर देंगे। ये नैतिकता के आधार पर लिया गया उनका एक बड़ा फैसला माना जाएगा। उन्होंने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि वो इस बंगले को अपने पास रखने की कोशिश करें, सरकार को कुछ नए तर्क भेजें, सरकार को बताएं कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए या मैं क्यों इस बंगले को खाली नहीं कर सकता, जैसा कि बहुत सारे नेता करते हैं। आज उन्होंने ऐसा कोई बहाना नहीं लगाया और कह दिया कि वो ये बंगला चुपचाप तय समय के अंदर खाली कर देंगे, कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे। आज पंजाब के लोग खालिस्तान बनाने की मांग नहीं कर रहे। अगर आप पंजाब में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो ज्यादातर लोग आज भी यही कहते हैं कि उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए। मुट्ठी भर लोग होंगे पूरे पंजाब में जो खालिस्तान का समर्थन करते होंगे। अगर आप सिख धर्म को मानने वाले लोगों से बात करेंगे पूरी दुनिया में, उसमें से भी 99.99% लोग खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। इसलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि सिख जो है वो खालिस्तान चाहते हैं। एक छोटी सी मुट्ठी भर लोग हैं जो ये चाहते हैं, लेकिन दुष्प्रचार की ताकत देखिए। इस ताकत ने दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि पंजाब के सारे लोग खालिस्तान बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि ये सच्चाई से बहुत दूर है। इस प्रचार तंत्र को आप इन तस्वीरों से समझिए जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से, वहां के टाइम स्क्वायर से हमारे पास ये तस्वीरें आई हैं जो आप देख रहे हैं। टाइम स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, टाइम स्क्वायर वो जगह है न्यूयॉर्क में जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार प्रसार के लिए वहां लगे इन बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर अपने विज्ञापन चलवाती हैं। टाइम स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं।
ये वो जगह है जहां दुनिया भर के लोगों की नजर होती है। इन बिलबोर्ड्स पर जो भी विज्ञापन चलते हैं उसे दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं और यहां पर विज्ञापन चलवाना, तस्वीर चलवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और खालिस्तान के जो संगठन हैं वो आजकल टाइम्स स्क्वायर पर इन बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में अमृतपाल सिंह की तस्वीरें चलवा रहे हैं, भिंडरावाले की तस्वीरें चलवा रहे हैं, उनके वीडियोस चलवा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके और खालिस्तान की जो मूवमेंट है इसका एक अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल बन जाए। आज टाइम्स स्क्वायर पर लगे बिलबोर्ड्स पर एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए इस तरह का वीडियो चलाने का खर्च 50,000 यूएस डॉलर्स के आसपास है, यानी 41 लाख रुपए एक दिन का। और यह वीडियो भी सिर्फ एक घंटे में 15 सेकंड के लिए चलाया जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वीडियोस होते हैं चलाने के लिए। तो लगभग 50 लाख रुपए रोज पर आप इस वीडियो को एक घंटे में 15 सेकंड के लिए चला पाएंगे, क्योंकि ये रोटेशन में चलता है। और इन खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ये करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और सोचिए ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन इस पैसे को लगा रहा है। वैसे आज जब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की बात हम आपको बता ही रहे हैं तो आपको नई तस्वीरें भी वहां से दिखा देते हैं कि कैसे वहां रमजान के मौके पर दोपहर और शाम के समय सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। ये तस्वीरें भी आप टाइम्स स्क्वायर से देख लीजिए, ताजा तस्वीरें हैं। नमाज से पहले वहां रोजा इफ्तार का आयोजन हो रहा है टाइम्स स्क्वायर पर ही। और ये सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि टाइम्स स्क्वायर पर रमजान के पूरे महीने के दौरान इस तरह से सड़कों पर रोज नमाज पढ़ी जा रही है और पढ़ी जाएगी। और इसमें सैकड़ों लोग हर रोज हिस्सा लेते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि वहां इन लोगों की सुरक्षा के लिए बाकायदा पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो अब आप देखिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की तरह पंजाब में पुलिस केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती, बल्कि पंजाब में पुलिस वहां की सरकार को ही रिपोर्ट करती है। लेकिन इसके बावजूद अमृतपाल सिंह अब तक ऐसे ही खुला घूम रहा है। इसलिए अब समय आ गया है जब पंजाब पुलिस से यह सवाल पूछा जाए कि अमृतपाल सिंह कहां है। उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो ब्रिटेन के बारे में है। यह खबर आज आप सबको बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए, बड़ी दिलचस्प खबर है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां फर्स्ट मिनिस्टर के पद के लिए एक ऐसे नेता का चुनाव हुआ है जो मुसलमान है और पाकिस्तानी मूल का स्कॉटिश नागरिक है। और इस नेता का नाम है हमजा यूसुफ और उनकी उम्र सिर्फ 37 वर्ष है। स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर का पद प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि स्कॉटलैंड एक देश होते हुए भी ब्रिटेन के अधीन है और यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, इसलिए वहां सरकार चलाने वाले सर्वोच्च नेता को प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन आज यहां आप समय के चक्र को देखिए कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, यानी उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, अब उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और उसी ब्रिटेन के स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर यानी भावी प्रधानमंत्री भी अब एक ऐसा व्यक्ति बनने वाला है जिनका परिवार पाकिस्तान से था। इससे भी बड़ी बात यह कि ब्रिटेन ने धर्म के आधार पर हुए भारत के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन आज जब स्कॉटलैंड ब्रिटेन से आजाद होना चाहता है तब इसमें भी दो सबसे बड़े नेताओं की भूमिका होगी, जिसमें ऋषि सुनक हिंदू हैं और हमजा यूसुफ मुसलमान हैं। और ये दोनों नेता उसी भारत और पाकिस्तान से हैं जिन्हें ब्रिटेन ने विभाजित कर दिया था। और इसे ही शायद समय का चक्र कहते हैं या कह लीजिए इसी को हम अमृतकाल भी कहते हैं। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसका मतलब एक ऐसे साम्राज्य से है जो संयुक्त और संगठित है और जो कई अलग अलग भागों को मिलाकर बना है। यूनाइटेड किंगडम में अभी 4 देश हैं। ये हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का एक ऐसा पड़ोसी देश है, लेकिन यह संयुक्त रूप से ब्रिटेन का ही हिस्सा है। और वर्ष 1999 से पहले तक स्कॉटलैंड की अपनी कोई संसद भी नहीं थी और वहां सब कुछ ब्रिटेन की संसद के हिसाब से ही तय होता था, यानी ब्रिटेन की संसद ही सारे फैसले लेती थी। लेकिन 1997 में इस पर एक जनमत संग्रह हुआ और स्कॉटलैंड के लोगों ने बहुमत से यह फैसला लिया कि ब्रिटेन से अलग उनके देश की अपनी एक संसद होनी चाहिए। और फिर ब्रिटेन ने यह तय किया कि स्कॉटलैंड की एक अलग संसद
तो वहां स्थापित होगी ही, लेकिन स्कॉटलैंड का अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, बल्कि वहां एक फर्स्ट मिनिस्टर चुना जाएगा जो ब्रिटेन के राजा और उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। लेकिन वो एक तरीके से होगा प्रधानमंत्री की तरह ही। 1999 से लेकर अब तक स्कॉटलैंड में 6 फर्स्ट मिनिस्टर बन चुके हैं और पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ अब वहां के 7वें फर्स्ट मिनिस्टर बनेंगे। और उन्हें यह मौका इसलिए मिला क्योंकि स्कॉटलैंड की मौजूदा फर्स्ट मिनिस्टर, जिनका नाम है निकोला स्टर्जन, उन्होंने फरवरी के महीने में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और इसी के बाद उनकी स्कॉटिश नेशनल पार्टी में नए नेता के चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसमें पार्टी के 50,000 सदस्यों ने हिस्सा लिया और हमजा यूसुफ ये चुनाव जीत गए। हालांकि हमजा यूसुफ को अभी स्कॉटलैंड की संसद में अपना बहुमत साबित करना होगा और अगर वो साबित कर पाए तो उन्हें स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की शपथ दिला दी जाएगी। हमजा यूसुफ की छवि एक ऐसे नेता की है जो अपनी संस्कृति और इस्लाम धर्म पर गर्व करता है और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ पाएंगे जब हमजा यूसुफ ने 2016 में उर्दू भाषा में वहां की संसद की सदस्यता की शपथ ली थी और इसके लिए तब पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी तारीफ हुई थी। सुनिए उर्दू में ली गई उनकी शपथ। मैं हमजा यूसुफ ईमानदारी और सच्ची दिल से ये ऐलान करता हूँ कि मैं हमेशा हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ, उनके कानूनी वारसों, उनके जानशीनों का वफादार और सच्ची दिल से तबीयतदार रहूँगा और इसमें खुदा वंदे करीम मेरी मदद फरमाए। तो हमजा यूसुफ से आप क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमजा यूसुफ ने वहाँ की संसद में जो अपना शपथ ली वो अपनी भाषा में यानी उर्दू में ली। वो अपनी पोशाक पहनकर आए थे, सूट पहनकर नहीं आए थे और ना वो अपने संस्कारों को भूले, ना अपने धर्म को भूले, ना अपने देश को भूले। सब कुछ उन्होंने याद रखा और ना सिर्फ याद रखा बल्कि पूरी दुनिया को बड़े फक्र से बताया कि वो इस्लाम को मानते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं और वो उर्दू में ही अपनी शपथ लेंगे, चाहे किसी को समझ में आए या ना आए। इसे कहते हैं अपने देश को लेकर गर्व करना, अपनी संस्कृति को लेकर गर्व करना, अपने धर्म को लेकर गर्व से रहना। हमजा यूसुफ का जन्म 7 अप्रैल 1985 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, लेकिन उनके दादा अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब से थे और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पंजाब के 62% हिस्से को पाकिस्तान को सौंप दिया गया तो उनके दादा का गांव पाकिस्तान में चला गया और इस गांव का नाम था मियां चन्नू। 1962 में हमजा यूसुफ के दादा अपने परिवार के साथ स्कॉटलैंड आ गए और फिर स्कॉटलैंड में ही उनके पिता की शादी हुई और उनकी मां कीनिया से थी। एक बड़ा इत्तेफाक यह भी है कि हमजा यूसुफ की तरह ही ऋषि सुनक के दादा भी अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब से थे और उनके गांव का नाम था गुजरांवाला और यह गांव आज भी पाकिस्तान के पंजाब में है। यानी अगर आप देखेंगे तो हमजा यूसुफ और ऋषि सुनक की कहानी में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन इसके साथ ही दोनों नेताओं में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। हमजा यूसुफ खुलकर इस्लाम धर्म की बात करते हैं